मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपने एप्लीकेबिलिटी पढ़ा कहां पे? सेक्शन नंबर 1 में। उसके भी पहले आपने पढ़ा था फेरा वर्सेस फेमा, फेरा वर्सेस फेमा। उसके बाद सर एप्लीकेबिलिटी पढ़ने के बाद आपने देखा डेफिनेशंस, बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे, पर्सन का, पीआरआई का, पीआरओआई का। हमको ये पता है पर्सन का और पीआरआई का डेफिनेशन अति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में आपने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का डेफिनेशन भी पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने सेक्शन नंबर 3 पढ़ा और सेक्शन नंबर 4 पढ़ा। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 3 कहता है आप डील नहीं करोगे फॉरेक्स में। सेक्शन नंबर 4 कहता है आप होल्ड नहीं करोगे। आप डील नहीं करोगे, आप होल्ड नहीं करोगे, आप डील नहीं करोगे, आप होल्ड नहीं करोगे। नो पर्सन सेल डील इन फॉरेक्स, 4 पॉइंट में डिवाइड किया था अपन ने। और आपका सेक्शन नंबर 4 कहता है हार्ट ऑफ, आप ना तो होल्ड, अक्वायर, ट्रांसफर, ओन, पोजेस कुछ भी नहीं करोगे फॉरेक्स को, फोरसेक और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस। एक बार ये लाइन फिर से बोलो पूरा पूरा। नो पर्सन शैल hold, acquire, transfer, own or possess what? Foreign exchange, foreign security or immovable property outside India except as provided in this act. कहाँ दिया है भाई? नहीं, except as provided in this act. कहां प्रोवाइड करेगा तू? मतलब तूने बोला जैसा मैं बोलूंगा वैसा तू फॉरेन सिक्योरिटी खरीद सकता है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा तू फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकता है, जैसा मैं बोलूंगा वैसे तू इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, पर कहां बोलेगा भाई? सर उसके बाद आपने पढ़ा सेक्शन नंबर 5 और आज पढ़ोगे सेक्शन नंबर 6। ये जो बातें होगी ना ये सेक्शन नंबर 6 में होगी। कहां पे होगी? सेक्शन नंबर 6 में होगी। और सेक्शन नंबर 5 में क्या है सर? सेक्शन नंबर 5 में आपने पढ़ा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कल हमारे क्वेश्चन बैंक के थ्रू सर हमारे तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का एक एक पॉइंट का रिवीजन हो गया, पर आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया सेक्शन नंबर 5 में। और अब आप क्या पढ़ने वाले हो? आपका ये सेक्शन आखिरी सेक्शन है, उसके बाद आपका फेमा खत्म हो जाता है। और फेमा इतना ही है राजा, फेमा इतना ही है। देखो सेक्शन नंबर 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। हाँ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सर पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फिर से डिफाइन कर ले। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस, आप उसको ना प्रॉपरली लिखो ना, चार्ट में जाने दो, आप एक बार ढंग से लिखो तो पॉइंटर्स में। चुप रहो। आभाष लिख। प्रॉपर पैराग्राफ में, जैसे एग्जाम में पूछ लिया डिफाइन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, 1 नंबर। चल 2 ले लो। आपका ये पढ़ा हुआ कैसे है? Capital account transaction means a transaction which alters
asset liability contingent liability outside India of a PRI or asset or liability in India of a PROI. सर contingent liability कहाँ नहीं लिखा है सेकेंड वाले पॉइंट में? आप ध्यान से मेरी बात सुनते जाना सर. आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाना. राजा, सबसे पहले मैंने क्या बोला? इट ऑल्टर्स द पोजीशन ऑफ asset liability contingent liability outside India for a PRI. मतलब मैं PRI हूं, मेरा क्या करेगा सर? ये आउटसाइड इंडिया असेट लाइबिलिटी और कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑल्टर कर देगा. ये ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल दो सर. सर सबसे पहला, अगर मैंने यूके में एक लैंड खरीदा, यहां से मैंने कैश भेजा और कैश भेज के मैंने यूके में एक लैंड खरीदा. मेरा लैंड कहां पे है? यूके में. अब यूके में जो मेरा असेट है वो क्या बन जाएगा? असेट ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया. तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा सर? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. दूसरा सर, मैंने जेपी मॉर्गन, जो कहां का है? यूएस का है, उससे मैंने लोन लिया $1 मिलियन का. मैंने बोला 2 साल बाद रीपे कर दूंगा. ये क्या बनेगा? ये मेरा लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है इंडिया के बाहर. ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. तीसरा, मेरी बात ध्यान से सुनना. कोई मेरे को बता सकता है कंटिजेंट लाइबिलिटी कैसे बनेगा? सोच के बताओ. मेरा इंडिया के बाहर कंटिजेंट लाइबिलिटी कैसे हो सकता है? सोच लो, पहले सोच लिए. सर फर्ज करो टेस्ला को चाहिए था $1 मिलियन का लोन. टेस्ला कौन? टेस्ला आईएनसी. अब उसको लोन लेने के लिए जाना पड़ा किसके पास? जेपी मॉर्गन के पास. और जेपी मॉर्गन ने बोला मैं लोन नहीं दूंगा. तेरे को ना क्या करना पड़ेगा? तेरे को मेरे को कुछ सपोर्टिंग, कुछ गारंटी कुछ तो देना पड़ेगा तेरे को. या तो तू सिक्योरिटी दे या तो गारंटी दे. सर टेस्ला में जो इलॉन मस्क की ना, उसकी ना हमारे गौतम भाई से बहुत बनती है. गौतम भाई कौन? अरे अडानी जी. तो गौतम अडानी को बोला, और गौतम अडानी को बोलने पे जो अडानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसने क्या कर दिया? जेपी मॉर्गन को गारंटी दे दी. क्या गारंटी दे दी? कि तू आगे बढ़, बिंदास लोन दे दे. कल को अगर टेस्ला ने डिफॉल्ट कर दिया तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा. सर वैसे तो सुनो, जेपी मॉर्गन क्या ही अडानी की गारंटी लेगा, वो वैसे भी इंडिया का है. पर मान लो अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है तो मेरे को बताओ, क्या ये असेट क्रिएट हुआ? कोई नहीं. क्या कोई लाइबिलिटी आज क्रिएट हुई? नहीं. पर सर आज एक कंटिजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हुई. किसकी? अडानी की, यानी कि पीआरआई की कंटिजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हुई. सर कंटिजेंट क्यों? कल को अगर टेस्ला ने डिफॉल्ट कर दिया तो ये मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी. तो ये मेरी जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है उसके लिए ये ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगा सर? ये ट्रांजैक्शन बन जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. सर आप कैपिटल और करेंट में इतना बारीकी से डिफरेंशिएट कर क्यों रहे हो? आप कैपिटल और करेंट में इतना बारीकी से डिफरेंशिएट कर क्यों रहे हो? क्योंकि सर सुनो, करंट अकाउंट इज फ्रीली परमिसिबल अनलेस restricted. Current account transaction is freely permissible unless restricted. Capital account transaction is not freely permissible unless allowed. आप फर्क समझ रहे हो? आपका करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर सकते. कौन सा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. क्यों राजा? क्योंकि सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है. आज अगर मैं कहूं कि मैं इंडिया के बाहर एक बंगलो खरीदूंगा तो मेरा कम से कम तो भी 20 करोड़ रुपए गए. वो 20 करोड़ रुपए कहां? और $2.5 लाख, यानी कि 2 करोड़ रुपए कहां? तो हमने बोला सुनो भाई, करंट अकाउंट मतलब छोटा मोटा खर्चा, वो तेरे को जितना करना है तू कर ले. आज तुमको मैं मेरा बताता हूं. मेरे पापा ने मेरे को परमिशन दे रखा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. तेरे को जो भी छोटे मोटे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सारे तू कर सकते हैं. तेरा रेंट पे कर ले, तू खाना. पर अगर तू कोई बड़ा प्रॉपर्टी खरीदेगा, कोई एसेट खरीदेगा, तेरे को मेरा अप्रूवल लगेगा. क्यों सर? क्योंकि अमाउंट बहुत मटेरियल होता है. तो इसलिए सर हम लोगों को क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज फ्रीली परमिटेड अनलेस रिस्ट्रिक्टेड. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड अनलेस परमिटेड. रिस्ट्रिक्टेड अनलेस परमिटेड. अरे समझे क्या? अरे डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत घुसेंगे, अभी तो हमने शुरू किया है सर. पर ये समझा क्या तुमको? कंटिजेंट लाइबिलिटी. अगर एक पीआरआई का इंडिया के बाहर कंटिजेंट लाइबिलिटी बनता है तो उसको क्या माना जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. पर दूसरी तरफ देखो सर, इधर देखो सर. एग्जाम्पल नंबर 1 सुनो. ये है मिस्टर जॉन. मिस्टर जॉन ने इंडिया में एक बिल्डिंग खरीदी. मेरे को बताओ, मिस्टर जॉन ने इंडिया में जो बिल्डिंग खरीदी, ये क्या ट्रांजैक्शन होगा सर? बहुत सिंपल है, बोलो ना. तुमको डांट खाने? यू वांट डांट? तो बोलो ना राजा, क्या है ये?
तुम लोगों को तुम्हारे लॉ के पेपर की कसम, मैंने तुमको फर्स्ट डे ही बोल दिया था, ऐसे फिंगर क्रॉस किया वो किया तो वो नहीं लगेगा। यहाँ पे तुमको लॉ की कसम लग गई, अब मैं जो पूछ रहा हूँ बोलना, और अगर नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री टैक्स की भी लगा दूंगा। अभी लॉ की कसम है, अभी सुन लो मेरी बात ध्यान से। सर क्या कहा मैंने ये कहा कि आप अगर एक मिस्टर जॉन, ये क्या है सर, ये PROI है, अगर ये इंडिया में एक बिल्डिंग खरीदता है तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सिंपल है ना सर, PROI का इंडिया में असेट बदल रहे। दूसरा सर, अगर वो जो मिस्टर जॉन है, अगर उसने मान लो उसकी इतनी हिम्मत है, मान लो उसकी अगर इतनी हिम्मत है कि उसने SBI से लोन ले लिया, अगर है मान लो कि भाई तू SBI से लोन निकलवा के दिखा दे फॉरेनर होने के बावजूद भी, पर निकलवा लिया, तो ये ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगा? वापस से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्यों सर? लाइबिलिटी ऑल्टर हो रही है। पर तीसरा सर, अगर इलॉन मस्क ने गारंटी दी SBI को, जो लोन SBI ने ऋतुजा को दिया है, जो लोन SBI ने ऋतुजा को दिया है, उसकी गारंटी किसने दी? इलॉन मस्क ने दी। अब मेरे को बताओ, ये गारंटी से क्या होता है? सर असेट क्रिएट हुआ नहीं, लाइबिलिटी बनी नहीं, दिस इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सो इट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, नो प्रॉब्लम। सर नहीं ऐसा मत, बिल्कुल ये मत सोचना ये करंट कैसा हो गया। करंट का सबसे पहला लाइन क्या था? एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग। मतलब ऊपर वाले लाइन को जो जनरल स्टेटमेंट है ना, उसको चोट पहुंचाए बिना हम चार चीज इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो कैपिटल नहीं है वो नेचुरली करंट है। दो ही ट्रांजैक्शन होते हैं सर, कैपिटल या करंट, तीसरा कुछ भी नहीं होता है सर। ये समझे क्या आप? डिड यू अंडरस्टैंड? ये हमारा सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पूरा आप समझ गए। अब राजा प्रैक्टिकली सोचो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या आता है? दो चीजें आती है सर। एक तो आता है इक्विटी रेज करना, एक आता है डेट रेज करना। क्या मतलब सर? राजा हम लोग फेमा में ना, जब हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ गए, तो तुम लोग बस दो ही चीजों के बारे में सोचो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा और इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट जाएगा। पहले बात करते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा। अब राजा इन्वेस्टमेंट दो फॉर्म में आ सकता है, इक्विटी के फॉर्म में और डेट के फॉर्म में। डेट के फॉर्म में मतलब आपका लोन इशू हो गया, आपने डिबेंचर्स दे दिए, बॉन्ड्स दे दिए, डेट का फॉर्मेट हो गया। अब राजा कंट्रोल करने के लिए ना दो अथॉरिटीज है। एक कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक अथॉरिटी है RBI। मेरे को एक बात बताओ, जब तुमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ा था तो वहां पे लिखा था करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI। सीधा बेटा सब लोग, इन कंसल्टेशन विद RBI। पर वहां पे मैंने बोला था RBI खुद अकेला रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। कौन लगा सकता है? CG किससे बात करके? RBI से। मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं। पर सर यहां पे हमने सोचा यार देख, दोनों साथ में छोड़, अपन काम बांट लेते हैं। CG तू एक काम संभाल ले, RBI तू एक काम संभाल ले। हमारे पास दो काम थे, एक जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट आएंगे, एक जो डेट इन्वेस्टमेंट आएंगे। सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? आज जैसे रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो ने अपने शेयर्स गूगल को दिया, फेसबुक को दिया, ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। अब सर आपको पता है, कहीं आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि आप इंश्योरेंस में 51% तक इन्वेस्ट कर सकते हो, 50%। आप इंडिया में गैम्बलिंग वाले बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है इक्विटी को लेके, और डेट को लेके भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि मिनिमम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, मिनिमम ये वो, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन है। मेरे को बताओ इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर मैं बोलूं एक काम CG को दे दे, एक काम RBI को दे दे, तो आपके हिसाब से कौन सा काम किसको देना चाहिए? CG को इक्विटी। क्यों? CG को डेट। क्यों डेट? बोल बोल, जो सोच रहा है बोल। क्योंकि मेरे को बताओ भाई, अगर मेरे को दो काम में से ऑप्शन होता, तुम मेरे को बताओ दोनों में से भारी काम कौन सा है? भारी काम। अबे डेट क्या चीज होती है भाई? डेट इज अ यूजलेस थिंग। डेट क्या है? लोन दिया, पैसा लिया, रेट फिक्स्ड है, रिटर्न पीरियड फिक्स्ड है, रिस्क नहीं है, सब सही है। डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कहां पे है? इक्विटी में। क्योंकि भैया इक्विटी में फुल फ्लेजेड रिस्क होता है। इक्विटी में ये ध्यान रखना पड़ता है कौन सा बिजनेस हम इंडियन रखना चाहते हैं, कौन से बिजनेस में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करना चाहते हैं। तो बड़ा काम इक्विटी है सर, बड़ा काम इक्विटी है। अब कायदे से बड़ा काम RBI को मिलना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं सर। सेंट्रल गवर्नमेंट इक्विटी संभालता है, RBI डेट संभालता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट इक्विटी को लेके डिसीजन संभालता है और आरबीआई डेट को लेके डिसीजन संभालता है। डिसीजन मतलब क्या सर? इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन परमिसिबल है, ठीक है, कौन से क्या लिमिट है उन ट्रांजैक्शन पे, और सर क्या कंडीशंस होंगे, ये सारा कौन बताता है? इक्विटी के लिए सीजी बताता है और डेट के लिए आरबीआई बताता है। क्या क्या चीजें परमिसिबल, कौन से ट्रांजैक्शन से, लिमिट कितनी होगी ट्रांजैक्शन की, और क्या क्या कंडीशंस होंगे। सर आप मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? बस यहां पे ना एक छोटी सी बात और कर दी, यहां पे आरबीआई को अलग से पावर तो दिया, पर आरबीआई को बोला सुन बे, कंसल्ट विद सीजी, तू कर ले खुद से, पर एक बार पूछने में क्या हर्ज है। मतलब कुल मिला के आरबीआई के पास एक पावर है डेट को लेके लॉस बनाना, और वो किससे? सीजी से बात करके बनाएगा। सर देखो, बात करके बनाना तो अच्छी बात है, आरबीआई जब कोई भी डिसीजन लेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करना इज अ गुड थिंग। सर आप मेरी बात सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या? सर ये क्या हो गया? ये आपका बहुत बेसिक हो गया। मैंने बोला कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में दो तरह के अमाउंट्स आते हैं, इक्विटी को लेके, डेट को लेके। इक्विटी के लिए लॉस कौन बनाता है? आपका सीजी, और डेट के लिए कौन बनाता है? आरबीआई। इसका मतलब जो इक्विटी से रिलेटेड बातें होगी ना राजा, वो लिखा होगा रूल्स में, और जो डेट से रिलेटेड बातें होगी ना राजा, वो लिखा होगा रेगुलेशंस में। अरे तू सुन रहा है क्या? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है सर। हमने तो अभी तक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ना भी नहीं शुरू किया, ये बहुत बेसिक है, आप समझ रहे हो क्या? क्यों रूल्स, क्यों रेगुलेशन सर? सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बनाएगा वो रूल्स के थ्रू बनाएगा, और रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी बनाएगी वो रेगुलेशंस के थ्रू बनाएगी। आरबीआई इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी इन फेमा। अरे आर यू विथ मी? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट लिखो। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना। अब पीआरआई में होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन फॉरेक्स, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, only if acquired or held when he was PROI, inherited from a PROI। ये दोनों मेरे को समझाओगे? ये जो समझाएगा उसके लिए एक लंच। रुक जाओ, पहले पढ़ लो आराम से, गलत समझाएगा तो मैं लंच पैसे लूंगा तेरे से। पढ़ लो आराम से, तुमने सेंस देखा ही नहीं, इतनी जल्दी समझा ही नहीं सकते। सर ये पहला, दूसरी तरफ भी लिख लो। पीआरओआई में होल्ड, पीआरओआई में होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट इन इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी, immovable property in India only if acquired when he was PRI, inherited from PRI। पढ़ो भाई। हाँ जी सर, एक बार मैं रीड कर दूं फिर बताना कौन समझाएगा। पीआरआई में होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट
in forex, foreign security or immovable property outside India only if acquired or held when he was a PROI or inherited from a PROI. बोल भाई, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. एक सेकेंड माइक ले ले. बाकी लोग कोशिश करो, शायद ये ना दे पाए तो तुमको बताना पड़े. सर पीआरआई में होल्ड, ओन, इन्वेस्ट और मतलब वो फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन असेट्स में, हाँ फॉरेन असेट्स में होल्ड इन्वेस्ट कर सकता है. इन्वेस्ट कर सकता है. इफ अक्वायर्ड पहले पीआरओ था तब अक्वायर किया था, या तो तब, नहीं तो किसी पीआरओ से इनहेरिटेड, मतलब कोई इसका एंसेस्टर पीआरओ था उससे अक्वायर किया, इनहेरिटेड है. तो समझा तो दिया. हाँ मतलब चल एक एग्जाम्पल ट्राई कर. मतलब ऋषभ के एग्जाम्पल से बता. ऋषभ का बेटा होगा. मतलब अभी हाँ ठीक है, ओके. ऋषभ का प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है. अभी ऋषभ का बेटा वापस पीआरआई बन गया तो फ्यूचर में उसका मतलब जो असेट्स, फॉरेन असेट्स रहते हैं ना, वो इसको मिलेगा, इनहेरिट होगा. हाँ ठीक है, समझ तो तू गया है. ठीक है, नहीं वो समझा दिया, समझा दिया. और कुछ नहीं बताया, इसमें बहुत सिंपल है. मेरी बात सुनो राजा. हेलो. हाँ क्यों डन. सर मेरी बात सुनो, कितने 5 लोग हो गए ना. हाँ एक और दिन ऐड हुआ था कोई. सुनो ना राजा प्लीज. सर एक बात बताओ, ऋषभ आज यूके में है. आज ऋषभ क्या है? PROI. क्या है PROI? अब सर ऋषभ यूके में है, मैं उसको बताऊं तुमको. यूके में उसके पास ना एक बहुत बड़ी जमीन है. क्या है? एक बहुत बड़ी जमीन है. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जमीन में बहुत बड़ा घर है. अब मेरे को बताओ, ये जो घर उसका कहां पे है? ये यूके में है. उत्तराखंड नहीं भाई, यूनाइटेड किंगडम. अब मेरे को एक बात बताओ, अब ऋषभ जो है वो वहां से काम करने के बाद मान लो ये साल आ गया इंडिया. क्यों इंडिया आ गया? उसने बोला भाई मैं अब इंडिया में ही बिजनेस करना चाहता हूं, मैं अपने मम्मी पापा के पास रहना चाहता हूं, इंडिया में ही रहूंगा मैं. अब सर जब वो इंडिया आ गया तो वो क्या बन गया? PRI. क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के लिए आया है. और ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो गई. मेरे को बताओ, क्या वो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है कि उसको बेचना पड़ेगा? किसी ने क्लास के बाद पूछा था मेरे को कि सर अगर मेरा इंडिया में 10 करोड़ रुपया है और मैं अगर इंडिया छोड़ के दुबई जा रहा हूं तो क्या वो 10 करोड़ लेके जा सकता हूं? कैसे होगा, क्या होगा? वो सारी चीजों का जवाब आज मिलेगा तुमको. सुनते जाओ. सर ये जो मेरा यूके में जो प्रॉपर्टी है ना, किसका? ऋषभ का. ये प्रॉपर्टी वो बिंदास यूके में होल्ड करेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज दिस वॉज अक्वायर्ड व्हेन ही वॉज अ PROI. तो आज वो PRI हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो एकदम आराम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अरे तुम मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? सर ये क्या हो गया? ये पहला केस. दूसरा, मान लो ऋषभ कभी इंडिया आया ही नहीं. ऋषभ कहां पे रहा? यूके ही में ही रहा. पर मान लो घर में मम्मी पापा की तबीयत खराब थी तो उन्होंने क्या किया? भाभी को इंडिया भेज दिया. ठीक है, भाभी को इंडिया भेज दिया. अब एक बात समझो, भैया सिर्फ अकेले यूके में है, बाकी जो भी उनकी पूरा परिवार है, भाभी और उनका जो बेटा है वो यहाँ पे इंडिया आ गए. ठीक है, भाभी और उनका जो बेटा है वो इंडिया आ गए. अब वो जो इंडिया आ गए, अब वो इंडिया में ही रह रहे हैं बहुत समय से, तो ये लोग क्या है? PRI. और भैया क्या है? PROI. अब भैया मान लो अगर इनहेरिटेंस में अगर भैया ने अपने जाने के बाद अपने असेट्स किसको दिए? अपने बेटे को दिए. तो भैया ये जो असेट मिला, सर ये उनके बेटे का नाम है ऋषु. मान लो ऋषु लड़के का नाम चलेगा क्या? ठीक है. मैं क्योंकि इसके ऋतुजा देखने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट हिल गया है. पता चला तो कल बोलेगा मेरा नाम अंजलि है सर. भाई मैं आराम है. तेरे बाजू वाला तेरा नाम क्या है? अमीशा. क्या? अमित. सर ये देखो, इधर देखो, ऋषु. सर ये जो ऋषु है, ऋषभ का बेटा, ये क्या है? ये PRI है. अब इसको जो असेट मिला, सर जाने दो ना, क्यों लड़का लड़की है? ऋषु क्या है? लड़की है. एक्चुअल में उनके बेटी का नाम ऋषु है. अब ऋषु जो है वो जब इंडिया आ गई है, वो क्या है? वो तो PRI है. अब उसको जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलेगी, क्या वो रख सकती है? मतलब क्या एक PRI इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रख सकते हैं? हाँ, बिकॉज वो उसको इनहेरिटेंस में मिला है. या तो तुमने जब अक्वायर किया था तब आप PROI थे, या आपने किसी PROI से इनहेरिट किया है, तो जाके क्या मान लिया जाएगा? तो जाके मान लिया जाएगा कि आप वैलिड होल्डिंग रख रहे हो. पर सर यहाँ पे अभी भी एक चीज नहीं लिखा है. क्या? कि मैं शुभम, मैं PRI,
मेरा पीआरओआई से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं जाके अगर दुबई में एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, जो विशाल सर ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी, कैसे? ना तो कोई एक्विजिशन का, ना तो कोई पहले पीआरओआई थे, ना अब पीआरआई हो गए, ना ही कोई उनको इनहेरिटेंस में आया है, तो उन्होंने खरीदा कैसे? वो यहां तो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। मतलब सर ये एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है, हम अभी तक मेन प्रोविजन में नहीं आए हैं, पर एक्स्ट्रा प्रोविजन क्या कहता है? अब पीआरआई में सर आप ये देखो, ये दोनों ट्रांजैक्शन ना मिरर इमेज है, ये दोनों ट्रांजैक्शन ना मिरर इमेज है। ये पीआरआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम प्रोविजन पीआरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीआरआई इंडिया के बाहर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, अगर दो तरीके से मिला हो। पहला उसने अक्वायर तब किया था जब वो पीआरओआई था, ऋषभ इंडिया आ गया, या फिर दूसरा उसको इनहेरिट कहां से हुआ? एक पीआरओआई से। तो हमने बोला वैलिडेट, तू होल्ड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, तू होल्ड भी कर सकता है, तू ओन भी कर सकता है, तू ट्रांसफर भी कर सकता है, तू बाद में किसी को बेचना चाहता है वो भी कर सकता है, और लास्ट में इन्वेस्ट, मतलब तेरे को उस घर पे खर्चा करना है, 2 फ्लोर का घर था, देखो एक और फ्लोर बनाना है, तू वो भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने नेटफ्लिक्स का शेयर तेरे को इनहेरिट हुआ था, तेरे को लगता है मेरे को 10 शेयर और ले लेने चाहिए, तू ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर राजा सिमिलरली पीआरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर मिस्टर जॉन है, वो बोलता है कि मैं यहाँ पे पाषाण में, बानेर में, अपना वो कोरेगांव पार्क में, केपी में एक प्रॉपर्टी होल्ड करूंगा। कौन बोल रहे हैं? मिस्टर जॉन। तो हमने बोला भैया सुन, ये प्रोविजन में हम तेरे को नया तो अलाउ नहीं करेंगे, अगर यहां पे तू था, पीआरआई था, तब अक्वायर किया तो चलता है, या अगर तूने जिससे इनहेरिट किया है वो पीआरआई था तो चलता है। मतलब अगर बाहर वाला बंदा इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी या इंडिया के प्रॉपर्टीज पे नजर मारेगा तो उसको भी यही दो तरीके से मिलेगा। सर दोनों तरफ बैलेंस है, देख लो, हम भी बाहर जाके खरीद सकते हैं अगर हम पीआर, मतलब हम अक्वायर किए जब पीआरओआई थे या इनहेरिट किए पीआरओआई से तो चलेगा। ये अक्वायर किया पीआरआई से, अक्वायर किया जब पीआरआई था, या इनहेरिट किया पीआरआई से, तब चल जाएगा। अरे मेरी बात सुन रहे हो क्या तुम? अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार रीड करो फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक बार देख लो, समझा क्या? ये राइट साइड वाला पीआरओआई वाला इमेजिन करके देखो मिस्टर जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों मैडम, पढ़ लो, क्या क्या कर रहे हो? सर यहां ऊपर लिख लो, सेक्शन 6(4) है ये, और ये सेक्शन 6(5) है। सर तुमको एक मजे की बात बताऊं क्या? इधर देखो, इक्विटी का पावर किसके पास था? सीजी के पास। डेट का पावर किसके पास था? आरबीआई के पास। मजे की बात है, एक ट्रांजैक्शन इक्विटी में कैटेगराइज होगा कि डेट में कैटेगराइज होगा, वो सीजी बताएगा। सीजी बताएगा कि क्या इक्विटी क्या डेट, और जो डेट होगा उसको आरबीआई संभाल लेना इन कंसल्टेशन विद सीजी। मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब सीजी ही ताकतवर है, पर इसने नाम क्या लगा दिया बस आरबीआई का। बोले देख इक्विटी मेरा, डेट तेरा, पर डेट क्या होगा वो मैं बताऊंगा, डेट क्या होगा वो मैं बताऊंगा, और उसके लिए जो भी प्रोविजन बनाएगा तू मेरे से कंसल्ट करके बनाएगा। मतलब पूरी दादागिरी है सर। पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होना, मतलब सोचो, सरकार के पास जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी के पास कंट्रोल है, वो बताएगा कि इंडिया में कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। यू रियलाइज दैट this power given to central government, I don't know how right it is, I think it should be with the financing bodies, it should be with bodies like RBI, but RBI भी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है ना, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट दो या आरबीआई दो, बात एक ही है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किस लेवल का पावर है कि आज जो उनका मिनिस्ट्री है वो ये बता सकता है कि इंडिया में कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अगर मान लो कोई बिजनेस है जहां पे अडानी मान लो एंटर करना चाहते हैं, तो बोल देगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट 0%। जहां पे मान लो हम आम आदमी एंटर करके मेहनत करके कमाना चाहते हैं, बोलेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100%। ये हो सकता है और ये होता ही है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आज देखो, आज के डेट में कितने बिजनेसमैन हैं जो ये अडानी और अंबानी से This power given to central government, I don't know how right it is. I think it should be with the financing bodies. It should be with bodies like RBI. But RBI भी भाई
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है ना, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट दो या आरबीआई दो, बात एक ही है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किस लेवल का पावर है कि आज जो उनका मिनिस्ट्री है वो ये बता सकता है कि इंडिया में कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अगर मान लो कोई बिजनेस है जहां पे अडानी मान लो एंटर करना चाहते हैं, तो वो बोल देगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट 0%। जहां पे मान लो हम आम आदमी एंटर करके मेहनत करके कमाना चाहते हैं, बोलेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100%। ये हो सकता है और ये होता ही है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आज देखो आज के डेट में कितने बिजनेसमैन हैं जो ये अडानी और अंबानी से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग कोई भी बिजनेस छोड़ते नहीं है। आप लोगों के तुम लोगों ने वहां पे देखा होगा टाउन वगैरह में, जैसे हमारे टाउन में पहले जियो मार्ट नहीं होता था, जियो मार्ट नहीं होता था तो सारे किराना वाले खुश थे, एकदम ठाट में थे। जियो मार्ट आया, मैं देखा किराना वाला जाके जियो मार्ट से शॉपिंग करके ला रहे हैं, क्योंकि वो लोग इतना बल्क में खरीदते हैं कि उनके लिए प्राइसेस बहुत इजी होते हैं कम रेट पे देना। पर तुम ये भी तो समझो, अरे तुमने कम में देके तुमने कमा लिया, पर जो लोकल लेवल पे जो लोगों का बिजनेस सेट था उनका क्या? जो लोग किराना स्टोर था जिनका, वो तो बेचारा सोच के बैठा था कि मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करूंगा, नेक्स्ट जनरेशन खाएंगे बैठ के चावल बेच बेच के, क्या कुछ भी नहीं चल रहा अभी। तो बात ये समझो कि ये जो मोनोपोली बनते जा रही है, इट इज नॉट गुड। आप देखो आज के डेट में रिलायंस कौन से बिजनेस में नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम इतने डिपेंडेंट हो जाओगे, तो तुम्हारे घर के गेट के लॉक से लेकर के तुम्हारा गैस सब कुछ एक कंपनी से आएगी, विच इज नॉट गुड, बिकॉज ये एक तरह का वो इवन बिगर वर्ड। एक वीडियो आया था ना यूट्यूब में, ध्रुव राठी ने बनाया था, डिक्टेटरशिप। ये सब मतलब इट इज वर्थ थिंकिंग। आई एम नॉट सेइंग है कि नहीं, हम लोग बहुत छोटे हैं ये सब बोलने के लिए, पर इट इज वर्थ थिंकिंग कि जेन्युइनली हो रहा है क्या। बिकॉज मैं ये जानता हूं कि ग्राउंड लेवल पे बिजनेसमैन जो होते हैं वो ये सब चीजों से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और ऊपर से फेमा का भी पूरा कंट्रोल कि फॉरेन करेंसी कितना आएगा कितना जाएगा, ये किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सोचो, फिर तुम बोलते हो कि किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दे क्या? चमचो खत्म कर दे।